आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरबी एएलपी का, जो कि 29 नवंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले आरआरबी एएलपी के जितने भी पेपर 2024 में हुए हैं वो सारे पेपर मैंने एक एक करके सॉल्व करा दिया है। अगर आप वो पेपर नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। इससे आपके आने वाले आरआरबी 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8:4 समानुपाते 3.2 x है तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, तो 4 का दोगुना करने पे 8 होगा, तो किसका दोगुना करें तो 32 होगा। तो हमें पता है कि 16 का दोगुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। नहीं तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 8/4, इसको बराबर करिएगा 3.2 और डिवाइडेड बाई एक्स के। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कट करेंगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 1.6 बढ़ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री हरि अपनी आय का 36% भोजन पर और शेष राशि का 25% कपड़े पे, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करते हैं। वह शेष राशि का आधा हिस्सा हर महीने बचाते हैं। यदि वह प्रति वर्ष 1,80,000 बचाते हैं तो पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रति वर्ष ये बचा रहे हैं, तो प्रति महीने अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 1,80,000 इसमें अगर हम 12 से भाग दे दें तो प्रति महीने उसकी सेविंग निकल के आ जाएगी। तो 12 से भाग करेंगे तो कितनी बच जाएगा, 12 कम में 12 और 6 60, 12 25 60, यानी 15,000 रुपये प्रति महीने क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ कि हरि की जो आय है वो 100% है, तो 36% अगर भोजन पे खर्च कर देता है तो बचेगा कितना उसके पास, तो 64% अब उसके पास बच गया है। आगे कह रहा है कि शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च कर देता है। तो 25% अगर इसका खर्च कर दिया तो बचेगा 75%, यानी 64 का 75% मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 चौको 64 और 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 48, यानी अब उसके पास 48 रुपये बच रहे हैं। आगे कह रहा है कि वह शेष राशि का आधा हिस्सा हर महीने बचाता है। तो 48 बचे हैं, इसका आधा हिस्सा मतलब 24 रुपये बचाता है हर महीने। और आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि इस प्रति महीने उसकी सेविंग कितनी है, 15,000, यानी इस 24 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया कितना है, 15,000 है। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि मासिक आय, यानी इस 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे। तो 6 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इधर 6 से भाग करेंगे तो 6 गुना के 12, 3 30, 6 5 30, यानी 2500 निकल के आ जाएगा। यानी इस 4% की वैल्यू 2500 निकल के आ गई है। इसको 100% करने के लिए इसमें 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 100 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो इधर भी 25 का गुणा करेंगे। तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो हम जानते हैं 625 होता है, 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी 62,500 उसकी मासिक आय हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 42 में भाग देना है 7 का और उसके बाद 2 का गुणा करना है। तो 7 से भाग करेंगे 42 में तो 6 बढ़ जाएगा और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 मीटर, BC बराबर 8 मीटर और AC बराबर 10 मीटर है। और त्रिभुज PRQ में PR जो है 8 मीटर है, PQ 10 मीटर है और RQ जो है वो 6 मीटर है। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांग समता का सही क्रम है। तो देख लीजिए, अगर हम RQ को अगर देखते हैं तो RQ की वैल्यू है 6 मीटर और इसमें 6 मीटर किसकी वैल्यू दिया है, AB की वैल्यू दिया है। यानी कि RQ जो होगा वो बराबर किसके होगा, तो ये AB के बराबर होगा। अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि किसमें RQ जो है वो AB के बराबर है। तो पहले वाले अगर ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, यहाँ पे है BA है और यहाँ पे है RP। तो BA किसके बराबर होना चाहिए, RQ के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो P आ गया, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे को चेक कर लेते हैं तो देखिए, BA किसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे PQ के, R यहाँ से गायब हो गया तो ये भी नहीं होगा। चौथे वाले को अगर चेक करते हैं तो देखिए AB है और ये किसके बराबर है, तो ये RP के बराबर है। तो यहाँ से आपका Q गायब हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, ये क्या हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 23 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, जिसकी लागत उसे 25 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ी थी। हालांकि दोषपूर्ण भार का उपयोग करके वह 1 किलोग्राम के बजाय 600 ग्राम ही देता है। तो पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत या हानि क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जो उसकी जेब से लग रहा है उसको एक साइड लिख लीजिए और जितना वो दे रहा है उसको दूसरी तरफ लिख लीजिए और दोनों के बीच में अनुपात निकाल लीजिए। जैसे वह कह रहा है कि उसकी जेब से लग रहा है 25 रुपये, लेकिन वो दे कितने में रहा है, तो ये 23 रुपये में दे रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दोषपूर्ण भार का उपयोग करके 1 किलोग्राम के बजाय 600 ग्राम देता है। तो देखिए उसकी जेब से लग कितना रहा है, तो 600 ग्राम लग रहा है, लेकिन पैसा कितने का ले रहा है, तो 1 किलोग्राम। इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम इसके बराबर वो पैसा ले रहा है। बस इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो ये देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। इस 25 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। और अनुपात निकल के आ जाएगा 23 का 5 में गुणा करेंगे तो देखिए 20 25 100 हो जाएगा और 5 3 15 यानी 115 निकल के आ जाएगा। अब देखिए 75 रुपये उसकी जेब से लग रहा है और पैसा उसको मिल कितना रहा है, 115 मिल रहा है। तो लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो देखिए 25 इधर और 15 इधर यानी 40 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे, 75 पे। और आपसे प्रतिशत पूछ रहा है यानी कि 100 में आपकी वैल्यू निकालनी है। तो बस क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। ऊपर आपका 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 160 हो जाएगा। 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 1 10, 3 3 9 हो जाएगा, एक कैरी बच जाएगा तो यानी 1/3 हो जाएगा। यानी 53 सही 1/3% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एलसीएम 27, n इसका 54 दिया है और एचसीएफ 27, n इसका 9 दिया है, तो आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होती है HCF और गुणे किसके बराबर होती है, LCM के बराबर होती है। तो पहली संख्या क्या दिया है, 27 दिया है, दूसरी संख्या n दिया है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। HCF कितना दिया है, 9 दिया है, और LCM कितना दिया है, तो 54 दिया है। बस इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल देंगे तो 27 दूना के कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू 9 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, 18, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है तो हर d का मान ज्ञात कीजिए जब कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई d। तो देखिए कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ उसको, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए जब हर समान होते हैं तो अंश क्या होते हैं, वैसे जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा। अब चूंकि स्क्वायर है तो चाहे आप इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा लिखिए, या इसको लिखिए 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो अगर मान लीजिए कि 4 - 5 इसका अगर होल स्क्वायर निकालेंगे, ये बराबर किसके होगा, ये 5 - 4 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि स्क्वायर है तो आप इसके अंदर की वैल्यू या तो पॉजिटिव में आए या निगेटिव में स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू सेम ही होगी। तो इसको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर किसके है, तो ये बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई किसके है, के है। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बढ़ जाएगा। और इसको अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब इसको दो भागों में विखंडित करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा आएगा तो कट जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से डी की वैल्यू क्या बच जाएगी, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू बच जाएगी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिर्फ डी की वैल्यू बच जाएगी जो कि आपसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2 में दिया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिनों में बना सकती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि अकेली एक महिला को इसको बनाने में कितना समय लगेगा।
तो देखिए जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देंगे, और रेशियो निकालने के बाद से टोटल वर्क वहाँ से निकाल देंगे, और जितना भी टोटल वर्क होगा उसमें महिला की जो एफिशिएंसी आएगी उससे भाग कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 10 दिनों में। इसी सेम काम को 6 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, तो ये कर रही हैं 14 दिन में। इसमें 2 से विभाजित कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 सते 14 हो जाएगा। 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42, यानी कि 2 मेल ये बराबर किसके आ जाएगा, तो 12 पचे 60 और 8 सते 56, तो 60 में से 56 घटाएंगे तो 4, ये फीमेल के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से मेल और फीमेल इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा 2/1, यानी मेल की इफिशियंसी आ गई 2 और फीमेल की आ गई 1। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मेल की जगह पे 2 रख देंगे और फीमेल की जगह पे 1 रखेंगे। तो 8 दूना के 16 और 12 में 16 जोड़ेंगे तो 28, और 28 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 280 निकल के आ जाएगा। अब इसको किससे कराना है, तो अकेली एक महिला से, और महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो एक महिला की 1 होगी, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ से क्या निकल के आ जाएंगे, 280 दिन निकल के आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपया है, इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। तो मैं बता चुका हूं कि जब भी आपको छूट और लाभ परसेंट दिया हो और आपसे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात पूछे, तो उसके लिए सूत्र होता है कि MP/CP ये बराबर होता है 100 प्लस माइनस जितना प्रॉफिट हुआ वो, और डिवाइडेड बाई 100 और प्लस माइनस जितना आपने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट से क्या करेंगे, हम इसको अनुपात निकाल देंगे। तो देखिए 100 और 90% का लाभ हो रहा है, यानी कि 190 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5% की छूट दे रहा है, यानी कि 95 हो जाएगा। और यहाँ से MP की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो MP की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 190/95 और गुणे CP हो जाएगा। CP की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, 210 दिया है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको 19 से कट करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, ये 19 पच्चीस 95 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10 2 बार जाएगा, और 210 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 420 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है x - y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस अगले ब्रैकेट में y - z इंटू वाई प्लस जेड प्लस अगले ब्रैकेट में z - x और इंटू z प्लस एक्स का मान कितना होगा। तो देखिए अगर इन सबको ध्यानपूर्वक देखें तो ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, पहली वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी x² माइनस y² प्लस हो जाएगा y² माइनस z² हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा z² माइनस x² हो जाएगा। यहाँ से देखिए सारी वैल्यू प्लस माइनस में है, तो कट के क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मान 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप वैल्यू पुटिंग से भी आप इसको कर सकते हैं। सबकी वैल्यू x, y और z सबकी वैल्यू 1 रख दीजिए, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आंसर इसका 0 ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख 2015 से 2019 की अवधि के दौरान एक कंपनी के वार्षिक निर्यात जो कि करोड़ों में है उसको दर्शाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 2015 के वार्षिक निर्यात और 2017 के वार्षिक निर्यात के बीच अनुपात कितना है। तो 2015 का वार्षिक निर्यात है 25 और 2017 का वार्षिक निर्यात है 35, इनके बीच में आपको अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या निकाल देंगे, 25/35। इसको 5 से कट कर देंगे दोनों को, तो इसको करेंगे तो 5 बार जाएगा, और इसको कट करेंगे तो 7 बार जाएगा। तो यहाँ से जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो 5:7 निकल के आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गेंद ली जाती है और केंद्र से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार छेद ड्रिल किया जाता है। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के मान के सबसे निकट है।
सबसे पहले क्या करेंगे कि गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो गेंद की जो शेप है वो गोलाकार है यानी गोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कि होता है 4πr²। तो ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, r² की वैल्यू 10 दिया है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गेंद का 400 पाई निकल के आ गया। अब देखिए, अब खोखले बेलन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं पहले चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये गोला है और इस गोले के केंद्र से एक बेलनाकार क्या किया गया, छेद किया गया। तो ये मैंने छेद कर लिया। तो छेद करने के बाद से कह रहा है कि अब ये सतह जो है और ये सतह, ये दोनों सतह एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्योंकि बाहरी संपर्क से ये आ चुका है। तो इस कंडीशन में इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि जो भी इस गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा घटा देंगे और इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ देंगे, तो ये इस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो निकालते हैं। तो अब हमें पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr×h होता है। अब देखिए, ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है, नीचे भी एक वृत्त बन रहा है। तो ये जो वृत्त बन रहा है उन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2πr², यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, तो दो का क्या हो जाएगा 2πr²। अब इन दोनों में से 2πr कॉमन ले लेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा h-r निकल के आ जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई है, r की वैल्यू कितनी है तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। और h-r, तो देखिए त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है तो h यानी ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है तो यानी कि 20 हो जाएगा, और 20 में से 1 घट जाएगा, यानी यहाँ से ये निकल के कितना आ जाएगा तो 19 दूना के 38 पाई निकल के आ गया। इस जो हिस्सा है इस हिस्से का वक्र पृष्ठ निकल के आ गया। बस अब इस खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो 400 पाई है उसमें से 38 पाई जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 438 पाई हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि किसके सापेक्ष है, तो मूल गेंद के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है नीचे, तो मूल गेंद का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो नीचे रहेगा, तो 400 पाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 219 बार जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इनके बीच अनुपात क्या निकल के आ जाएगा 219/200, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 पुरुषों और 20 लड़कों द्वारा उसी कार्य को करने में लगने वाला समय कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि 6 पुरुष 6 मेल और प्लस 8 लड़के बॉयज किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में कर रहे हैं। इसी कार्य को 26 मेल और 48 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 2 दिनों में। तो यहाँ से पुरुष और लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल देंगे, तो इसको 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30, और 30 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 मेल, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40, इधर 48 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 बॉयज के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेल और बॉयज इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया 2/1। तो मेल की इफिशियंसी आ गई 2 और बॉयज यानी लड़कों की इफिशियंसी आ गई 1। तो इसमें रख के टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा, तो m की जगह पे 2 रख देंगे तो 6 दूना के 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 का गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आपका 200 निकल के आ जाएगा। अब इस टोटल वर्क को कराना किससे है, तो 10 पुरुष की इफिशियंसी 2 है तो 10 की कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और लड़कों की इफिशियंसी 1 है, 20 लड़कों की 20 हो जाएगी। तो अब यहाँ से निकाल देते हैं कि नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा और नीचे 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 5 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 5 दिन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा। तो हमें पता है कि आयत के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, तो 90 अंश के होते हैं। अब इसका एक विकर्ण दिया है कितना 65 दिया है और एक भुजा 63 दी है, तो हमें पता है कि 65, 63 और 16 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई क्या निकल के आ गई 16 निकल के आ गई। आपसे पूछ रहा है कि भूखंड का परिमाप, और हम पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 63 है, चौड़ाई 16 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 3 9 और 6 1 7 यानी कि 79 हो जाएगा।
79 में 2 का गुणा करेंगे तो इसको अगर 80 मानते हैं तो 80 गुना के 160 हो जाएगा। 160 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 158 मीटर। अब देखिए डायरेक्ट मैंने 16 कैसे निकाल दिया, आप इसको निकाल भी सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 65 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 65 में से 63 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 6 6 12, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 128 गुना का होता है 256, और 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ से चौड़ाई निकल के आ गई 16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 155/155 बराबर दिया 15.5 डिवाइडेड बाई के है तो के का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इधर 3 स्थान पे दशमलव है, इधर 1 स्थान पे दशमलव है, गुणा करेंगे तो दशमलव कितने स्थान पे हो जाएगा, 4 स्थान पे। तो हम देख लेते हैं कि दशमलव 4 स्थान पे किधर है। तो इधर 2 स्थान पे तो ये नहीं होगा, इधर दशमलव है नहीं तो ये भी नहीं होगा, इधर 2 स्थान पे है तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 इसमें दशमलव 4 स्थान पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1212 में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 1212 को हम लिख लेंगे, इसका क्या करेंगे हम भाग विधि द्वारा स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो 2 2 का पेयर हमने बना लिया तो 3 से लेके जाएंगे 3 बार, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जितनी बार ले जाते हैं उसको इसमें जोड़ते जाते हैं तो ये 3 3 6 हो जाएगा। 12 में से 9 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये 12 को एक साथ उतार लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम उतनी बार लेके जाएंगे जितनी बार में 312 क्या हो जाए, विभाजित हो जाए या इससे अधिक है, क्योंकि हमें जोड़ना है तो इससे अधिक आना चाहिए। तो देखिए 4 बार लेके जाएंगे तो 24 हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 5 बार लेके जाएंगे। तो 5 बार अगर यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और 6 5 30 और 2 32 हो जाएगा। अगर यह 312 की जगह पे 325 होता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन 312 है 325 नहीं है। तो कितना कम है ये, तो 325 में से 312 घटा देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। यानी कि अगर इस संख्या में 13 जोड़ दी जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे 1212 है, आप देख लीजिए कि किसके स्क्वायर के करीब है। तो हमेशा जब स्क्वायर से चेक करना होगा तो हमेशा या तो 25 से चेक करेंगे, या 35 से चेक करेंगे, या 45 से चेक करेंगे, या 55 से, यानी जिन संख्या के अंत में 5 है उससे हम चेक करेंगे। तो देखिए इनका स्क्वायर निकालना आसान होता है, क्योंकि 35 का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर क्या होता है, अगर जिस संख्या के लास्ट में 5 है इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये जो दहाई के स्थान पे है इससे 1 बढ़ा के इसमें गुणा कर देते हैं। तो अगर ये 3 है, इससे 1 बढ़ाएंगे तो 4, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 1200 क्या हो जाएगा, 25 इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और ये 1212 इसी 1225 के करीब है, तो कितना कम है, तो 13 कम है। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 1800 बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो मैं मान लेता हूं कि संजय की कुल आय कितनी है, तो 100 है। तो 20% अगर किराए पे खर्च कर देता है तो बचेगा कितना उसके पास, तो 80 बचेगा। अब कह रहा है कि शेष का, यानी ये जो 80 बच रहा है उसका 70% घरेलू खर्चों पे खर्च करता है। तो अगर 70% इस 80 का खर्च कर दिया तो इसका 30% उसके पास बचा होगा। अब तो 30% अगर हम निकाल देते हैं तो अर्थ है कितना हो जाएगा, 24 अब उसके पास बचा होगा। यदि वह 1800 रुपये बचाता है, यानी ये जो 2400 बचा रहा है इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 1800। आपसे पूछ रहा है कुल आय, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बस क्या करेंगे, यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए 6 से भाग कर देंगे, तो 6 ત્યાં कितना हो जाएगा, 1800 यानी 300 हो जाएगा। 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 25 से गुणा कर देंगे। तो जब इधर 25 से गुणा करेंगे तो इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 75, और 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी कि उसकी आय क्या होगी, 7500 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 5290 और 3 वर्षों में 6083.5 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो प्रति वर्ष उसकी ब्याज दर क्या होगी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं
तो उसको निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं, जो बेसिक फार्मूला था उसी फार्मूले से ये आया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसमें क्या करेंगे आप कि जो 3 वर्ष है और जो 2 वर्षों बाद जो राशि हो रही है उनका हम अंतर निकाल देते हैं। तो 3 वर्षों बाद वो राशि हो रही है 6083.5 हो रही है, और 2 वर्षों बाद कितनी हो रही है तो 5290 हो रही है। इनका अंतर हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 18 में से 9 जाएगा 9 होगा, ये 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी इनका अंतर निकल के आ गया। और जो इसका अंतर निकल के आ गया है यानी कि 793.5 आ गया, उसमें क्या करेंगे जो कम वर्ष वाला होगा यानी कि जो 2 वर्षों बाद जो राशि होगी उससे क्या करेंगे हम भाग देंगे, यानी कि 5290 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। और बस क्या करेंगे, प्रतिशत पूछ रहा है दर के लिए तो 100 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, और बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा तो 7935 हो जाएगा ऊपर, और इसमें भाग करना है किससे, 529 से भाग करना है। तो भाग कर देते हैं, तो एक बार लेके जाएंगे तो 529 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 5 है तो 5 पचे 25 यानी 5 बार जा सकता है, तो 5 बार लेके चलेंगे तो 9 पचे 45, 4 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 4 14, 1 हो जाएगा, 5 पचे 25, 1 26, यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया, उस रेट की वैल्यू निकल के आ गई 15%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 250 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। तो पूछ रहा है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों ट्रेन की जो संयुक्त लंबाई है वो d है। तो लंबाई एक प्रकार की दूरी होती है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, इसीलिए उनकी जो नेट स्पीड आ जाएगी उन दोनों स्पीड के सम के बराबर आ जाएगी, यानी कि 100 में 62 अगर जोड़ेंगे तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी नेट स्पीड आ जाएगी। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, और समय कितना लग रहा है उसको पार करने में तो 10 सेकेंड लग रहा है। ये उन दोनों के संयुक्त दूरी निकल के आ गई। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 9 162, यानी कि 9 बार जाएगा। 9 में 5 का गुणा करेंगे 45, 45 में 10 का गुणा करेंगे तो 450 मीटर क्या हो जाएगा, उनकी संयुक्त लंबाई निकल के आ गई। और क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर है। तो दूसरी ट्रेन की अगर लंबाई हमें निकालनी है तो 450 में से 250 घटा देंगे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 200 मीटर, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 वर्ष पहले मनोरमा की आय उसकी बहन की 2/3 है। तो अगर मैं उसकी बहन यानी कि ये सिस्टर हो गई और ये मनोरमा हो गई, इन बहन की आय का जो अनुपात है, यानी कि अगर उसकी सिस्टर की आय 5 है तो मनोरमा की उसकी 2/5 यानी कि 2 होगी, यानी ये उनकी 13 वर्ष पहले आय का अनुपात हो गया। आगे कह रहा है कि मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आय का अनुपात कितना है, तो ये है 3:4, यानी अगर उसकी बहन की आय 4 है तो मनोरमा की कितनी है 3 है। ये आपकी वर्तमान है और ये क्या है 13 वर्ष पहले की, तो यहाँ पे क्या करेंगे 13 वर्ष का इसके बीच अंतर है। तो मैं बता चुका हूँ कि आय संबंधी प्रश्नों में जो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर होता है वो वर्ष बढ़ने के साथ वो समान ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो चूंकि इसमें जो अंतर है वो 1 का है और यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है 3 का है, तो इसको बराबर करने के लिए हम नीचे में क्या करेंगे 3 से हम गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 3 3 9। अब देखिए इसके बीच भी अंतर 3 का है और ऊपर वाले में भी अंतर 3 है, तो ये अब नया अनुपात निकल के आ गया 12:9। अब देखिए 5 से 12 होने में कितना समय लगेगा, तो ये 7 लगेगा। इस 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि 13 दिया है, यानी कि यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू आपको पास आ गई 13। आपसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आय का योग, तो उनकी वर्तमान आय कितनी है 12:9 है। इनका योग निकालेंगे तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, और 21 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 21 करने के लिए 7 में 3 का गुणा करेंगे, तो उसी तरह इधर भी क्या करेंगे हम 3 का गुणा करेंगे, तो 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 39 क्या निकल के आ जाएगा, इनके वर्तमान आय का योग निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए माध्य निकालने का तरीका ये होता है कि पदों का योग करें और उसमें पदों की संख्या से अगर भाग कर दें तो आपका माध्य निकल के आता है।
ठीक है, तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप छोटी वैल्यू है तो कर सकते हैं, बेसिक आप कर सकते हैं, उससे आपका आंसर आ जाएगा। पर ये भी एक तरीका सीखे रहिए, ताकि आने वाले अगर समय में अगर अच्छे क्वेश्चन देते हैं तो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि माध्य 26 है, तो मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू भी 26 है, ये मैं माना हूँ। तो देखिए सारी वैल्यू से देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि जो 26 है वो कितना अधिक और कितना कम है। तो ये 22 से कंपेयर करेंगे तो -4 हो जाएगा, 25 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 27 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, 24 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि नेट चेंज कितना आ रहा है। तो देखिए ये 1 से 1 कट गया है, और -4 में -2 जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा। यानी कि जो भी वैल्यू लेके आएगा वो 6 अधिक लेके आएगा, तभी इन सब का माध्य 26 आना चाहिए। तो जो हमने 26 माना वो 26 न होके इससे 6 अधिक होना चाहिए। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी x का मान 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो इस तरीके से आरआरबी एएलपी का जो 29 नवंबर 2024 को पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आरआरबी एएलपी के 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं और जितने शिफ्टों में हुए हैं, उन सारी शिफ्टों में क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके सॉल्व कराया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। इससे क्या होगा, आप उसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको जितने भी कॉन्सेप्ट इसके पीछे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे 2025 में आरआरबी द्वारा जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एनटीपीसी का है, चाहे वो ग्रुप डी का है, चाहे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो उसको देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर या अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।